Hi everyone, this is Neha. Welcome back to the channel. Hope you all are doing good. तो बच्चा आज हम लोग करेंगे बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 12 कंज्यूमर प्रोटेक्शन। आप लोग बोल रहे थे कि मैम इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो गई, बिजनेस स्टडी स्टार्ट करा दो, तो चलो भाई ठीक है, बिजनेस स्टडी स्टार्ट करते हैं। बच्चा ये क्या एक वन शॉट वीडियो, यानी कि इस एक वीडियो के अंदर हम लोग इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। प्लस वन शॉट है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं रिवीजन की तरह आप लोगों को ये चैप्टर कंप्लीट कराऊंगी। बच्चा देखो, इस चैप्टर से केस स्टडीज आने के बहुत ज्यादा चांसेस है और केस स्टडीज को सॉल्व करने के लिए इन डेप्थ नॉलेज का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर को बहुत ही डिटेल के अंदर, बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से हम लोग डिस्कस करेंगे, एक एक चीज को डेप्थ में देखेंगे। और नोट्स की जहां तक बात है तो बच्चा स्क्रीन पर जो नोट्स आ रहे हैं वो आप लोगों के लिए बेस्ट नोट्स हैं, तो स्क्रीनशॉट लेते जाना। इनफैक्ट मैं ये सजेस्ट करूंगी कि मेरे साथ में नोट्स बनाते जाओ। कोई भी क्वेरी आती है कभी भी मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, यहाँ पर कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। अब बच्चा देखो, चैप्टर का क्या नाम है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो सबसे पहले तो ये समझो यारा कि कंज्यूमर क्या होता है। बच्चा देखो, मैं भी मार्केट के अंदर जाती हूँ, बहुत सारे गुड्स और सर्विसेज को खरीदती हूँ, मैं क्या हूँ, एक कंज्यूमर हूँ। आप लोग भी मार्केट के अंदर जाते हो, बहुत सारे गुड्स और सर्विसेज को यूज में लेते हो, बहुत सारे गुड्स और सर्विसेज खरीदते हो, आप भी क्या हो, एक कंज्यूमर हो। हम सब एक कंज्यूमर हैं क्योंकि हम मार्केट के अंदर जाके गुड्स और सर्विसेज खरीद रहे हैं। अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से अ कंज्यूमर इज, कंज्यूमर कौन होता है, तो इन तीन पॉइंट्स को ध्यान में रखना। वन हु बाइज गुड्स और हायर सर्विसेज फॉर सम वैल्यू, कोई भी वो पर्सन जो किसी गुड को खरीदता है या फिर किसी भी सर्विस को लेता है फॉर सम वैल्यू। फॉर सम वैल्यू का मतलब क्या है, अगर फ्री में कोई चीज ली है, फ्री में कोई गुड खरीदा है या फिर कोई सर्विस मिली है, तब बच्चे आप कंज्यूमर नहीं हो। अगर पेमेंट करके, पेमेंट कैश में भी हो सकती है, पेमेंट काइंड में भी हो सकती है, किसी भी तरह से हो सकती है, अगर पेमेंट करके आपको कोई चीज मिली है, आपने कोई गुड खरीदा या फिर कोई सर्विस ली है, तो आप क्या हो, एक कंज्यूमर हो। एनी यूजर ऑफ सच गुड्स और बेनिफिशियरी ऑफ सर्विसेज विद अप्रूवल ऑफ द बायर। अब ध्यान से समझना, मैं कहती हूँ मेरे नेबर है मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स के पास में क्या है, एक कार है। बच्चे मिस्टर एक्स क्या है, इस कार के बायर है, ये इनकी कार है, मेरी कार नहीं है। मेरे पास में कार नहीं है, मुझे एक दिन के लिए कार की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो बच्चा मैंने मिस्टर एक्स से पूछकर, उनके अप्रूवल से उनकी कार एक दिन के लिए उनसे बोरो करी, तो बच्चा मैं भी क्या कहलाऊंगी, उस कार की कंज्यूमर कहलाऊंगी। अगर मैं किसी चीज की बायर नहीं हूं बट मैंने वो गुड यूज करा है, सामने वाला जो बायर है उसके अप्रूवल से, तो मैं भी क्या कहलाऊंगी, उस गुड की कंज्यूमर कहलाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ मेरे पास में वाईफाई कनेक्शन है, मेरे घर पर 2-3 बंदे रेंट पर रहते हैं, उनको मेरे वाईफाई की जरूरत है, तो बच्चा मैं मेरा वाईफाई उनके साथ में शेयर करती हूँ, मेरा पासवर्ड मैंने शेयर कर रखा है, वो मेरा वाईफाई यूज करते हैं मेरे अप्रूवल से, तो बच्चे वो भी उस वाईफाई की सर्विस का क्या कहलाएंगे, कंज्यूमर कहलाएंगे। तो एनी यूजर, कोई भी यूजर, हालांकि वो क्या है, उसका बायर नहीं है, of such goods और beneficiary of services with approval of the buyer, बायर के अप्रूवल से अगर कोई पर्सन किसी गुड और सर्विस को यूज कर रहा है तो वो पर्सन उसका कंज्यूमर कहलाएगा। मैं कह दूं भाई एक्स की कार मैं ऐसे ही उनकी पार्किंग से उठा के ले आई बिना उनसे पूछा और मेरा एक्सीडेंट हो गया, बच्चा इन दैट केस मैं उस कार की कंज्यूमर नहीं कहलाऊंगी क्योंकि मैंने एक्स के अप्रूवल के बिना उस कार को यूज करा, तो अप्रूवल होना जरूरी है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, anyone who uses the goods bought or services hired for earning livelihood by self employment, कोई भी पर्सन जो किसी गुड और सर्विस को यूज कर रहा है अपना जीवन चलाने के लिए, अपनी लाइवलीहुड अर्न करने के लिए, अपना पेट भरने के लिए, तो वो पर्सन क्या कहलाएगा, उस गुड और सर्विस का कंज्यूमर। बच्चे यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, अगर कमर्शियल पर्पस के लिए कोई चीज खरीदी गई है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक शर्ट लेकर आई 400 रुपीज का, उस शर्ट को मैंने रीसेल कर दिया 500 रुपीज के अंदर, तब बच्चा इन दैट केस मैं उस शर्ट की कंज्यूमर नहीं हूं क्योंकि मैंने वो शर्ट रीसेल कर दिया कमर्शियल पर्पस के लिए, पैसा कमाने के लिए मैं वो शर्ट खरीद के लेकर आई थी, इन दैट केस मैं उस शर्ट की कंज्यूमर नहीं हूं। तो कंज्यूमर कौन है, वो पर्सन जो किसी भी गुड और सर्विस को खरीदता है फॉर सम वैल्यू, फ्री में ली है मतलब कंज्यूमर नहीं है। कोई भी वो पर्सन जो किसी गुड और सर्विस को यूज में ले रहा है उसके बायर के अप्रूवल से, तो वो क्या है, कंज्यूमर। कोई भी वो पर्सन जो गुड और सर्विस को यूज में ले रहा है, खरीद रहा है अपनी लाइवलीहुड अर्न करने के लिए, अपना जीवन चलाने के लिए, तो क्या है, वो एक कंज्यूमर है। समझ गए। अब बात आती है कि भाई कंज्यूमर समझ गए, बट कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या होता है। बच्चे देखो, जो कंज्यूमर है वो मार्केट का किंग माना जाता है, ऐसे कहते हैं कंज्यूमर इज द किंग पिन ऑफ मार्केट, मतलब कंज्यूमर मार्केट में सबसे ऊपर है।
मतलब जो प्रोड्यूसर है उसे कोई भी चीज कंज्यूमर के हिसाब से बनानी चाहिए, प्रोड्यूसर को वो चीज बनानी चाहिए जो कंज्यूमर चाहता है, कंज्यूमर की डिमांड के हिसाब से। बट आजकल क्या हो रहा है, बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे हैं जो कंज्यूमर का एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, बहुत सारी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करते हैं। फॉर एग्जांपल ज्यादा प्राइस चार्ज करना, क्वालिटी खराब देना, क्वालिटी के साथ में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देना, अडल्टरेशन करना, यानी कि अगर खाने पीने की कोई चीज है तो उसके अंदर मिलावट कर देना। फॉर एग्जांपल रेड चिली पाउडर के अंदर कोई कलर ऐड कर देना, टर्मरिक यानी कि हल्दी के अंदर किसी तरह का कोई कलर ऐड कर देना। तो ये इस तरह के अडल्टरेशन होते हैं जो कि बहुत ही गलत चीज है, हेल्थ के लिए भी नुकसान हो सकता है, प्रॉपर्टी का भी नुकसान हो सकता है। तो बच्चा कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, कंज्यूमर का एक्सप्लॉइटेशन ना हो उसकी सुनना, उसके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स भी बने हुए हैं जहां पर कंज्यूमर की सुनी जाती है, वो अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकता है। तो कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, उसकी रक्षा करना को ही क्या कहते हैं हम, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेफर्स टू, कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब क्या है, प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने को क्या कहा जाता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब बात आती है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। बच्चे याद रखो कुछ बुक्स ऐसी हैं जिनके अंदर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है। बच्चे हमारे कोर्स के अंदर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 नहीं है, हमारे कोर्स में है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो आपको इसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है। इट इज एन एक्ट to provide for protection of the interest of customers, consumers, and for the said purpose to establish authorities for timely and effective administration and settlement of consumers' disputes and for matters connected therewith or incidental thereto। बच्चा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 क्या कहता है कि ये एक एक्ट है कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारी अथॉरिटीज भी सेटअप हुई हैं। फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट लेवल पर स्टेट कमीशन, नेशनल लेवल पर नेशनल कमीशन, बहुत सारे फोरम्स, बहुत सारे कमीशन सेटअप किए गए हैं जहां पर अगर कंज्यूमर के साथ में कुछ गलत होता है, अगर कंज्यूमर का किसी तरह का कोई एक्सप्लॉइटेशन होता है तो कंज्यूमर की सुनी जाएगी, उसकी बात सुनी जाएगी, उसे कॉम्पनसेट किया जाएगा। यही क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। समझ गए इतना? अब बात करते हैं बच्चों हम लोग कुछ कंज्यूमर राइट्स की। बच्चे हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ने कंज्यूमर्स के लिए 6 राइट्स दिए जिन्हें हम कंज्यूमर राइट्स कहते हैं। ये हमारे हक हैं, अगर हमारे पास में एज अ कंज्यूमर हमारे साथ में कुछ गलत होता है तो हम हमारे इन राइट्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक केस मैं आपको बताती हूँ। एक बंदा था जो बाटा शोरूम के अंदर गया एक फुटवियर खरीदने के लिए। ठीक है भाई, शोरूम में गया, फुटवियर पसंद आ गया, फुटवियर खरीद लिया उसने। अब जब पेमेंट की बारी आती है तो वो देखता है कि भाई जो फुटवियर का प्राइस है उसके साथ में 3 रुपीज एक्स्ट्रा उससे चार्ज किए जा रहे थे। कितने रुपए एक्स्ट्रा ले रहे थे, 3 रुपए एक्स्ट्रा ले रहे थे। उसने पूछा भाई ये 3 रुपए किस चीज के एक्स्ट्रा ले रहे हो, तो बाटा शोरूम वालों ने बोला सर ये कैरी बैग के पैसे हैं, जो आपको हम कैरी बैग दे रहे हैं उसके लिए आपको हमें 3 रुपीज देने हैं। बंदा बोला भी भाई मैं शू आपसे खरीद रहा हूँ तो कैरी बैग तो आप मुझे फ्री में दो, साथ में दोगे, ये शू आपसे खरीदा है। उन लोगों ने बोला भाई ये तो शू का अमाउंट है, कैरी बैग का भी तो एक अमाउंट होता है, तो 3 रुपीज आपको कैरी बैग के देने हैं। अब बंदा बोला भाई ठीक है मैं 3 रुपए आपको कैरी बैग के दे तो दूं, बट आपके कैरी बैग पे तो बाटा लिखा हुआ है। अभी मैं बाहर लेकर जाऊंगा इस कैरी बैग को तो बाहर इतने लोग देखेंगे तो मैं तो इनडायरेक्टली बाटा की एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ, मैं तो इनडायरेक्टली बाटा की मार्केटिंग कर रहा हूँ। मुझसे 3 रुपए ले रहे हो और मुझसे ही इनडायरेक्टली आप लोग अपनी ब्रांड बाटा की एडवर्टाइजमेंट करवा रहे हो, अपनी मार्केटिंग करवा रहे हो। मैं ये 3 रुपए नहीं दूंगा। बट ठीक है, वो शोरूम वाले नहीं माने तो उस टाइम पर तो उस पर्सन ने वहां पर वो 3 रुपीज एक्स्ट्रा दे दिए। बट ठीक है, थोड़ी सी दिमाग के अंदर सनक थी और बहुत अच्छी बात है, इस तरह की अवेयरनेस होनी भी चाहिए। उस पर्सन ने आगे एक्शन लिया, वो कंज्यूमर कोर्ट गया, वहां पर उसने अपनी सारी बात एक्सप्रेस करी कि 3 रुपीज उससे चार्ज करे, वो भी ऐसे कैरी बैग के जिसके ऊपर ब्रांड का नाम था, इनडायरेक्टली एडवर्टाइजमेंट हो रही है। और आगे कंज्यूमर कोर्ट ने उसके लिए एक्शन भी लिया। बाटा शोरूम वाले को उस बंदे को 4000 रुपीज एज अ कॉम्पनसेशन पे करने पड़े। मतलब इस 3 रुपीज के बदले 4000 एज अ कॉम्पनसेशन पे करना पड़ा कि भाई उसको मेंटली इतनी प्रॉब्लम हुई कि उसे कंज्यूमर कोर्ट जाना पड़ा, तो उसे एज अ कॉम्पनसेशन मेंटल हैरेसमेंट के तहत उसे 4000 रुपीज पे करने पड़े। तो इस तरह से हमारे पास में कुछ राइट्स हैं जिन्हें हम लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं अगर हमारे पास में हमारा किसी तरह का कोई एक्सप्लॉइटेशन होता है, हमें किसी तरह का कोई नुकसान होता है। तो बात करते हैं हमारे इन राइट्स की। कितने राइट्स हैं हमारे पास में? 6 राइट्स है। पहला राइट है बच्चे राइट टू सेफ्टी। अकॉर्डिंग टू दिस राइट द कंज्यूमर्स हैव द राइट
to be protected against the marketing of goods and services which are hazardous to life and property। बच्चे राइट टू सेफ्टी क्या कहता है कि इस राइट के तहत कंज्यूमर को ये हक है, कंज्यूमर प्रोटेक्ट होता है कि भाई किसी भी ऐसे गुड या सर्विस की मार्केटिंग नहीं होनी चाहिए जो लाइफ के लिए हजार्डियस है या फिर प्रॉपर्टी के लिए हजार्डियस है। फॉर एग्जाम्पल आप एक प्रेशर कुकर लेकर आओ, वो प्रेशर कुकर बर्स्ट हो गया, फट गया, भाई लाइफ का भी नुकसान होगा, प्रॉपर्टी का भी नुकसान होगा किचन के अंदर। तो इस तरह के गुड्स को ना बेचो जिनकी वजह से लाइफ या प्रॉपर्टी को कोई नुकसान होता है, और अगर किसी पर्सन के साथ में ऐसा कुछ हो गया तो वो केस दर्ज कर सकता है राइट टू सेफ्टी के तहत। सेकंड है राइट टू इंफॉर्मेशन। अकॉर्डिंग टू दिस राइट द कंज्यूमर हैज द राइट to get information about the quality, quantity, standard and price of goods and services so as to protect himself against the abusive and unfair practices। बेटा राइट टू इंफॉर्मेशन क्या कहता है कि इस राइट के हिसाब से एक कंज्यूमर को पूरा हक है, पूरा राइट है कि वो प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वांटिटी की कितना है प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड, प्रोडक्ट की प्राइस के बारे में जो भी सेलर है या फिर जो भी डीलर है, मैन्युफैक्चरर है, रिटेलर है, उससे इंफॉर्मेशन ले सकता है ताकि उसके साथ में कल को कुछ गलत ना हो, उसके साथ में कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ना हो। थर्ड है राइट टू मेक चॉइस। भाई अकॉर्डिंग टू दिस राइट एवरी कस्टमर हैज द राइट टू चूज द गुड्स और सर्विसेज ऑफ हिज और हर लाइकिंग्स। बेटा इस राइट के तहत हर कंज्यूमर को ये हक है कि वो अपनी पसंद से अपना गुड और सर्विस चूज करेगा। हालांकि वो सेलर थोड़ा सा इंसिस्ट करता है, भाई ब्लू कलर लो, ब्लू कलर तो बना ही आपके लिए, आपके ऊपर नहीं जमेगा तो किसके ऊपर जमेगा, ये सारी चीजें सेलर बोलता है, इंसिस्ट करता है, बट नहीं, जो बायर है उसे ये हक है कि वो अपनी मर्जी से अपना गुड और सर्विस अपनी पसंद से चूज कर सकता है। द प्रोड्यूसर और सप्लायर और रिटेलर, जो भी प्रोड्यूसर है, सप्लायर है, रिटेलर है, शुड नॉट फोर्स द कस्टमर, वो कस्टमर को फोर्स नहीं कर सकता किसी पर्टिकुलर ब्रांड, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट, किसी पर्टिकुलर कलर को खरीदने के लिए। ये पूरा किसका राइट है, कंज्यूमर का राइट है कि वो अपनी लाइकिंग्स के हिसाब से अपना प्रोडक्ट या सर्विस चूज करेगा। फोर्थ है राइट टू बी हियर्ड और राइट टू रिप्रेजेंटेशन। अकॉर्डिंग टू दिस राइट in case a customer has been exploited or has any complaint against the product or service, then he has the right to be heard and be assured that his her interest would receive due consideration। बच्चा अगर किसी कस्टमर के साथ में कुछ गलत होता है, उसका किसी तरह का कोई एक्सप्लॉइटेशन हुआ है या फिर उसकी कोई कंप्लेंट है, तो बच्चा उसे हक है कि वो अपनी कंप्लेंट, जो भी प्रोडक्ट है या फिर सर्विस है, वहां पर उन लोगों को अपनी कंप्लेंट बता सके, अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके। आप लोग देखते होंगे कुछ प्रोडक्ट्स के पीछे लिखा हुआ आता है फॉर एनी कंप्लेंट कॉल ऑन दिस नंबर। तो हमारा हक है, अगर हम उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड नहीं है या फिर अगर हम उस सर्विस से सेटिस्फाइड नहीं है तो हम लोग कंप्लेंट कर सकते हैं और हमारी बात सुनी जाएगी, हमारी बात को ड्यू कंसिडरेशन मिलेगा, सुनी जाएगी, कुछ अगर एक्शन ले सकते हैं तो एक्शन लिया जाएगा। ये हम कहाँ पे करेंगे, जिनका प्रोडक्ट है और जिनकी सर्विस है वो हम लोगों को ये सर्विस देंगे। आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनीज का कुछ कंप्लेंट सेल्स होते हैं, कस्टमर केयर सर्विसेज होती है जहां पर हम लोग उनकी कंप्लेंट कर सकते हैं। फिफ्थ है राइट टू सीक रिड्रेसल। According to this right, the customer has the right to get compensation or seek redressal against unfair trade practices or any other exploitation। इस राइट के तहत बच्चा अगर कंज्यूमर के साथ में कुछ गलत होता है, उसका किसी तरह का कोई एक्सप्लॉइटेशन हुआ है, तो उसे प्रॉपर कॉम्पनसेशन मिलेगा। अगर उसकी लाइफ को कोई नुकसान हुआ है, उसकी प्रॉपर्टी को कोई नुकसान हुआ है, तो उसके लिए उसे प्रॉपर अमाउंट पे बैक किया जाएगा, उसे कॉम्पनसेशन मिलेगा। या फिर उस प्रोडक्ट के अंदर कोई डिफॉल्ट था तो उस प्रोडक्ट को सही करके उसे बेचा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे बाटा शोरूम वाले के लिए मैंने बताया कि वही उसके ऊपर मेंटली एक प्रेशर आया कि उसे कोर्ट जाना पड़ा, तो उसके लिए उन लोगों ने उसे 4000 का कॉम्पनसेशन दिया। तो अगर कुछ गलत होता है तो बहुत सारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए एजेंसीज हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट फोरम है, स्टेट कमीशन है, नेशनल कमीशन है, जहां पर उसकी बात सुनी जाएगी और उसे प्रॉपर कॉम्पनसेशन पे किया जाएगा। लास्ट राइट है हमारा राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। According to this right, the consumer has the right to acquire the knowledge and skills to be informed to customers। बेटा इस राइट के हिसाब से हर कस्टमर को ये हक है कि उसे इंफॉर्मेशन मिले उसके राइट्स के बारे में। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पर्सन लिटरेट है, पढ़ा लिखा है, तो वो अपने इन राइट्स को एक्सरसाइज कर सकता है, उसे नॉलेज है। बट अगर कोई पर्सन इलिटरेट है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो बच्चा वो इतना अवेयर नहीं होता, तो उसके लिए गवर्नमेंट भी मीडिया के थ्रू अवेयरनेस जागरूक करवा रही है लोगों को, जैसे जागो ग्राहक जागो, अवेयरनेस क्रिएट करवा रही है ताकि लोग अपने राइट्स के बारे में जाने। जैसे आप लोग क्लास 12th के अंदर ये चैप्टर पढ़ रहे हो कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इस तरह से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने अपने कोर्स के अंदर, अपने करिकुलम के अंदर
कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट डाल रखा है ताकि कंज्यूमर अवेयर बने, अपने राइट्स को पहचाने। तो हमें एजुकेशन मिलनी चाहिए हमारे राइट्स के बारे में। दिस इज राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। तो ये हो गए बच्चे हमारे 6 राइट्स। अब बच्चा कंज्यूमर राइट्स तो हम लोगों ने पढ़ लिए, बट हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने कुछ कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बताई हैं। देखो कंज्यूमर राइट्स क्या है, वो तो हमारे हक हैं, बट क्या हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है? क्या हो अगर हम खुद ही मार्केट में जाकर पागल बन रहे हैं, तो हमें कितने भी राइट्स मिल जाए, उन राइट्स का कोई मतलब नहीं है अगर हम लोग खुद ही हर चीज इग्नोर कर रहे हैं, इग्नोरेंट हैं, हमें हमारे राइट्स के बारे में ही नहीं पता। हम लोग कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं बिना उसकी क्वालिटी चेक करे, बिना एक्सपायरी डेट चेक करे, बिना मैन्युफैक्चरिंग डेट चेक करे हम लोग कोई भी प्रोडक्ट खरीद के लेकर आते हैं, बिल ही नहीं लेकर आ रहे हैं, तो भाई फिर तो कितने भी राइट्स मिल जाएं, हम लोग खुद ही पागल बनना चाह रहे हैं। तो कंज्यूमर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं जिनका उसे ध्यान रखना है उन राइट्स के साथ साथ में। फॉर एग्जाम्पल बहुत बार ऐसा होता है कि कोई छोटी मोटी चीज अगर हम मार्केट से लेने जाते हैं तो हम लोग बिल भी नहीं लेकर आते। भाई वो बिल ही तो है जो एक एविडेंस है कि भाई उस शॉप से हम लोगों ने ये पर्टिकुलर चीज खरीदी है, तो हमें हमेशा बिल लेना चाहिए। हमें हमेशा अच्छी क्वालिटी की चीजें ही परचेज करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के ऊपर एक मार्क बना हुआ होता है जिसे ISI मार्क कहते हैं, वो बताता है कि एक अच्छे स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट है। फॉर एग्जाम्पल खाने की चीजों के ऊपर, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के ऊपर एग मार्क बना हुआ होता है। बहुत सारी चीजों के ऊपर उनकी प्योरिटी के लिए कुछ मार्क्स बने हुए हैं, जैसे गोल्ड की प्योरिटी के लिए उस पर हॉल मार्क बना हुआ होता है। तो हम लोग जब कोई चीज लेकर आ रहे हैं तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम क्वालिटी चेक करके लेकर आए। तो राइट्स के साथ साथ में हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं ताकि हम इजीली मार्केट के अंदर पागल ना बने। तो हमारी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चा, कंज्यूमर मस्ट एक्सरसाइज हिज राइट्स। पहली बात तो कंज्यूमर को उसके जो 6 राइट्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, और जब भी जरूरत पड़े कंज्यूमर अपने राइट्स को एक्सरसाइज करे। कंज्यूमर मस्ट एक्सरसाइज 6 राइट्स टू गिवन टू हिम अंडर द एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कंज्यूमर को जो 6 राइट्स मिले हुए हैं, जरूरत पड़ने पर कंज्यूमर उन राइट्स को एक्सरसाइज करे। अगर उसका कोई एक्सप्लॉयटेशन होता है, अगर उसे इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन मिल रही है, अगर वो उसे चीजों को चूज करने का हक नहीं है, तो वो अपने राइट्स को एक्सरसाइज कर सकता है। सेकेंड बात है कॉशियस कंज्यूमर। द कंज्यूमर शुड नॉट ब्लाइंडली बिलीव ऑन द वर्ड्स ऑफ द सेलर। एक कंज्यूमर जो है उसे सेलर की बातों को ब्लाइंडली बिलीव नहीं करना चाहिए। ही मस्ट इंसिस्ट ऑन गेटिंग फुल इंफॉर्मेशन ऑन द क्वालिटी, क्वांटिटी, यूटिलिटी, प्राइस एक्सेट्रा ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। एक जो कंज्यूमर है वो बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस होना चाहिए, वो सेलर की बातों को ब्लाइंडली बिलीव ना करे। जो कंज्यूमर है उसे कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेनी होती है, जो भी सेलर है उससे प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में, प्रोडक्ट की क्वांटिटी के बारे में, उसकी क्या यूटिलिटी है, क्या यूज है, क्या प्राइस है, हर चीज के बारे में उसे कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। थर्ड है फाइलिंग कंप्लेंट्स फॉर द रिड्रेसल ऑफ जेन्युइन ग्रीवेंसेस। कंज्यूमर शुड नॉट इग्नोर द लॉस ही सफर्स ऑन परचेज ऑफ डिफेक्टिव गुड्स एंड सर्विसेज। द कंज्यूमर शुड फाइल अ कंप्लेंट इवन फॉर अ स्मॉल लॉस। बेटा बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा लॉस हो जाता है, हमें कोई ऐसा गुड मिल जाता है जो डिफेक्टिव है, या फिर हमें सर्विस प्रॉपर नहीं मिल पाती और हम लोग बहुत बार इग्नोर कर देते हैं। हम लोग सोचते हैं कौन पड़ेगा इन सब लफड़ों में, हम लोग कंप्लेंट ही नहीं करते। बट अगर आपकी जो कंप्लेंट है वो बहुत ही ज्यादा जेन्युइन है, बहुत ही ज्यादा रियल है, तो मेक श्योर आपके पास में बहुत सारे फॉरम्स हैं, आपके पास में बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं, आपको बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स मिले हुए हैं जहां पर जाकर आप कंप्लेंट कर सकते हो। तो हमें ये नहीं देखना चाहिए कि भाई हमारा लॉस छोटा था, हमारा लॉस बड़ा था। चाहे आपका एक छोटा सा ही लॉस हो, या आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कंप्लेंट फाइल करो, बट ध्यान रखना जेन्युइन चीजों की ही कंप्लेंट करनी है, आलतू फालतू चीजों की कंप्लेंट नहीं करनी कि कोर्ट का भी टाइम वेस्ट हो, हमारा भी टाइम वेस्ट हो। नेक्स्ट है बेटा कंज्यूमर मस्ट बी क्वालिटी कॉन्शियस। जो कंज्यूमर है वो क्वालिटी कॉन्शियस होना चाहिए, वो मार्केट में जाके एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट ही खरीदे। व्हाइल परचेजिंग द गुड्स और सर्विसेज कंज्यूमर मस्ट लुक फॉर क्वालिटी मार्क्स। कोई भी चीज खरीदते टाइम कंज्यूमर को क्वालिटी मार्क चेक करना चाहिए। फॉर एग्जांपल बहुत सारे ड्यूरेबल आइटम्स पर और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर क्वालिटी के लिए मार्क बना हुआ होता है ISI मार्क। वो ये बताता है कि हाँ भाई ये चीज जो है वो एक अच्छी क्वालिटी की है। बहुत सारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट्स के ऊपर एग मार्क बना हुआ होता है। बहुत सारी खाने की जो चीजें हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग मिल्क की बात करें, जो छाछ होती है उसकी बात करें, घी की बात करें, तो इन सब के ऊपर एग मार्क बना हुआ होना चाहिए। वूल की प्योरिटी के लिए उसके ऊपर वूल मार्क बना होता है। गोल्ड की प्योरिटी के लिए उस पर हॉल मार्क बना हुआ होता है। तो हमें इन सब क्वालिटी मार्क्स को चेक करके ही एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। ये क्या है, हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिफ्थ है डू नॉट बी कैरीड अवे बाय एडवर्टाइजमेंट्स। बेटा आपने देखा होगा कि टीवी के अंदर बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है कि भाई वॉशिंग पाउडर का एड
रेड है तो उसको एकदम से उस शर्ट को ऐसा दिखा देंगे कि भाई नई शर्ट ही है। तो इस तरह से कई बार हम लोग बड़े चढ़े ऐड को देखे, कई बार कुछ ऐसी क्रीम्स होती है जिनके बारे में बताया जाता है भाई ऐसी क्रीम लगाने से आपकी एज जो है वो कम दिखेगी, बट प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है भाई। हमारी एज को कोई क्रीम कम नहीं कर सकती है। तो हमें एडवर्टाइजमेंट्स के पीछे नहीं भागना चाहिए, हमें एक्चुअली देखना चाहिए कि एडवर्टाइजमेंट जो चीज शो कर रहा है क्या ऐसा एक्चुअल में होता है। तो कंज्यूमर मस्ट कंपेयर द एक्चुअल यूज ऑफ प्रोडक्ट विद द यूज शोन इन एडवर्टाइजमेंट। कंज्यूमर चेक करे भाई कि उस प्रोडक्ट का एक्चुअल यूज क्या है और एडवर्टाइजमेंट में क्या दिखाया है, ऐसे ही एडवर्टाइजमेंट के पीछे ना भागे। इंसिस्ट ऑन कैश मेमो, ये हम लोग यूजुअली भूल जाते हैं। कभी भी अगर हम कोई छोटी मोटी चीज खरीदते हैं, छोटे अमाउंट की चीज खरीदते हैं, तो हम लोग बिल नहीं लेते, हम लोग इग्नोर कर देते हैं, यार क्या बिल लेना। टू फाइल अ कंप्लेंट द कंज्यूमर नीड्स द एविडेंस ऑफ परचेज। अगर हमारे साथ में कल को कुछ गलत हो जाता है तो बच्चे हमारे पास में एक एविडेंस यानी कि एक सबूत तो होना चाहिए, और यही कैश मेमो, यही बिल, यही रसीद जो है वो एविडेंस और प्रूफ का काम करती है। तो अगर हम कोई छोटी सी चीज भी खरीदें और सेलर अगर हमें आगे से नहीं दे रहा तो हमें मांग के उससे उस चीज का बिल लेना चाहिए, हमें कैश मेमो पर इंसिस्ट करना चाहिए। तो ये 6 तो बच्चे हमारी कुछ मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। इनके अलावा भी कुछ छोटी मोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो आपको पता होनी चाहिए। फॉर्म कंज्यूमर सोसाइटीज, हम लोग कंज्यूमर सोसाइटीज फॉर्म कर सकते हैं, कंज्यूमर एसोसिएशंस जो कंज्यूमर्स को अवेयरनेस स्प्रेड करेंगे कि भाई जागो ग्राहक जागो, कंज्यूमर्स को उनके राइट्स के बारे में बताएंगे। रिस्पेक्ट द एनवायरमेंट, एज अ कंज्यूमर हमें हमारे एनवायरमेंट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आसपास गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। कोई चीज खरीदी रैपर सड़क पे फेंक दिया, इस तरह का कुछ नहीं होना चाहिए, हमें हमारे एनवायरमेंट का ध्यान रखना है। डिस्करेज ब्लैक मार्केटिंग, हमें भाई ब्लैक मार्केटिंग को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, खुद भी पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। हमें लग रहा है कहीं ब्लैक मार्केटिंग हो रही है तो हमें कंप्लेंट करनी चाहिए, और हमें मार्केट से वही चीजें खरीदनी चाहिए, वही गुड्स और सर्विसेज लेने चाहिए जो लीगल है। इलीगल गुड्स और सर्विसेज को हमें एज अ गुड कंज्यूमर, एज अ रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर नहीं खरीदना चाहिए। अवेयर ऑफ वेराइटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन द मार्केट, हमें एज अ कंज्यूमर थोड़ा सा जागरूक, थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए कि मार्केट के अंदर कौन कौन से गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल हैं। इसी के साथ में बच्चा मैं कुछ मार्क्स के बारे में भी आपको बता देती हूँ, जैसा कि पीछे आया था। आईएसआई मार्क किसके लिए होता है बच्चा? आईएसआई मार्क बहुत सारे ड्यूरेबल गुड्स के ऊपर होता है और स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के ऊपर आपको आईएसआई मार्क देखने को मिलेगा। ये बताता है कि ये गुड एक अच्छे स्टैंडर्ड के हैं, एक अच्छी क्वालिटी के, एक अच्छी सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ये आईएसआई मार्क देखकर ही इन चीजों को खरीदते हैं। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने भी ये चीज मैंडेटरी कर रखा है कि जो हेलमेट हम लोग पहनते हैं उसके ऊपर आईएसआई मार्क होना चाहिए, ताकि वो हमारी सेफ्टी के लिए है बच्चा। तो ड्यूरेबल आइटम्स और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के ऊपर कौन सा मार्क होना चाहिए? आईएसआई मार्क। ठीक है। एग मार्क की बात करते हैं तो बच्चा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो होते हैं और लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट्स जो होते हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स मतलब आपके जो भी पल्सेस वगैरह की अगर हम बात करें, जो भी हमें खेती से प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, और लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो कैटल से हमें जो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल दूध, घी, दही, ये सारी चीजें, इन सब के ऊपर कौन सा मार्क होता है बच्चे? एग मार्क होता है। BIS मार्क की अगर हम बात करें, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स हॉल मार्क, ये किसके ऊपर होता है बच्चा? गोल्ड के ऊपर होता है। ये गोल्ड की प्योरिटी के लिए मार्क होता है। तो कभी भी जब गोल्ड खरीदते हो तो याद रखना उस पर कौन सा मार्क होना चाहिए? हॉल मार्क होना चाहिए। वूल अगर हम खरीदते हैं तो वूल की प्योरिटी के लिए जो मार्क है वो है बच्चे वूल मार्क। और अगर कोई हम ऐसा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, एनवायरमेंट को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे टॉयलेट क्लीनर्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर इको मार्क बना हुआ होता है, मतलब ये एनवायरमेंट को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो इन मार्क्स को आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ड्यूरेबल आइटम्स और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पर कौन सा मार्क होता है? ISI मार्क। एग्रीकल्चरल एंड लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट्स के ऊपर कौन सा मार्क होता है? एग मार्क। स्पेलिंग याद रखना AGMARK। BIS मार्क, हॉल मार्क किसके ऊपर होता है? गोल्ड आइटम्स के ऊपर। ये गोल्ड की प्योरिटी को शो करते हैं। वूल मार्क नाम से ही समझ में आ रहा है, वूल की प्योरिटी को शो करते हैं। और अगर कोई चीज एनवायरमेंटल फ्रेंडली है तो उसके ऊपर कौन सा मार्क होगा? इको मार्क। अब बात करते हैं बच्चे कुछ रिलीफ्स और कुछ रेमेडीज की। फॉर एग्जांपल मैं एक कंज्यूमर हूं, मैं मार्केट से एक गुड खरीद के लेकर आई। फॉर एग्जांपल मैं एक मोबाइल फोन खरीद के लेकर आई, उसके अंदर किसी तरह का कोई डिफेक्ट था और मैंने कंप्लेंट फाइल कर दी। तो बच्चे जब कोई कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल करता है, इन दैट केस उसे क्या क्या रिलीज और रेमेडीज अवेलेबल होती हैं? तो पहला है रिमूवल ऑफ डिफेक्ट्स फ्रॉम द गुड। फॉर एग्जाम्पल मेरा पास में जो मोबाइल फोन था उसके अंदर डिफेक्ट था, तो बेटा उस गुड का वो डिफेक्ट हटा दिया जाएगा, उसे सही करके मुझे वापस दिया जाएगा। एक ये रिलीफ अवेलेबल है। सेकंड है रिप्लेसमेंट ऑफ द गुड। भाई रिप्लेस ही हो जाएगा, मेरा जो गुड था उसको रिप्लेस कर दो, उसकी जैसा का जैसा मुझे सेम प्रोडक्ट दूसरा मिल जाएगा। थर्ड है रिफंड ऑफ द प्राइस। ना रिप्लेसमेंट ना डिफेक्ट सही, मुझे तो भाई मेरा 25,000 का फोन था, मेरे 25,000 रुपए ऐसे के ऐसे दे दो, तो रिफंड भी पॉसिबल है।
फोर्थ है कॉम्पनसेशन ऑफ लॉस और इंजरी सफर्ड। अगर मान लो कोई ऐसी चीज थी जिसकी वजह से प्रॉपर्टी का नुकसान हो गया, लाइफ का नुकसान हो गया, तो भाई लाइफ की तो कोई कीमत ही नहीं है। एक प्रेशर कुकर लेकर आया कोई बंदा, प्रेशर कुकर बर्स्ट हो गया तो भाई किचन का भी नुकसान होगा, उस बंदे को भी हर्ट हो सकता है, वो उसके लिए भी हजार्डियस है, लाइफ का नुकसान हो सकता है, तो उसकी कोई कीमत नहीं है। जितना वो बंदा बोलेगा उतना उसे सामने वाली पार्टी, जो प्रेशर कुकर वाली पार्टी है, उसे कॉम्पनसेशन पे करना पड़ेगा। रिमूवल ऑफ डेफिशिएंसी इन सर्विस। मैंने कोई सर्विस ली, भाई मैं उस सर्विस से सेटिस्फाइड नहीं हूं, मैं एक रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाने गई, मैं वहां की सर्विस से सेटिस्फाइड नहीं थी, तो बच्चा सर्विस के अंदर जो कमी रह गई वो भी हटाई जा सकती है, मुझे एक अच्छी सर्विस दी जाएगी। मैं अगर किसी भी सर्विस, कोई मोबाइल फोन कंपनी है या फिर किसी भी तरीके अगर मैं कोई सर्विस ले रही हूँ, मैं उस सर्विस से खुश नहीं हूँ, तो बच्चा मैं कंप्लेंट कर सकती हूँ और फिर वो मुझे एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेंगे, जो डेफिशिएंसी है उसे दूर करेंगे। सिक्स्थ, स्टॉपिंग द सेल ऑफ हजार्डियस गुड्स। मैंने केस कर दिया कि भाई इस तरह का जो पर्टिकुलर गुड है ये हेल्थ के लिए हजार्डियस है, नुकसानदायक है, तो बच्चा उस गुड की सेल्स रुक जाएंगे, उसे मार्केट से हटा दिया जाएगा। सेवेंथ, डिसकंटिन्यूएंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था अभी बाटा शोरूम वाले का, कि वहां पर वो 3 रुपए कैरी बैग के ले रहा था, तो समझो 1 करोड़ लोगों ने अगर बाटा से शॉपिंग करी है, 1 करोड़ लोगों ने शॉपिंग करी, 3 रुपए हर बंदे से लिए, तो 3 करोड़ तो बाटा ने ऐसे ही कमा लिए। किससे कमा लिए? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से। तो उस केस के बाद में, ऐसे कुछ केसेस के बाद में बहुत सारी कंपनीज कैरी बैग के लिए या तो चार्ज करती नहीं है, और या अगर चार्ज कर रही हैं तो बच्चा उस पर वो अपना एडवर्टाइजमेंट नहीं करवाएंगे, उसके ऊपर वो अपना नाम नहीं लिखेंगी। तो इस तरह की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस मार्केट से क्या हो जाती है? डिसकंटिन्यू हो जाती हैं। 8th है पेमेंट ऑफ एडिक्वेट कॉस्ट टू ग्रीव्ड पार्टी। जो भी पार्टी थी जिसका भी नुकसान हुआ, तो उसे जितना भी नुकसान हुआ, जितना उसे कोर्ट के चक्कर काटने पड़े, जो भी मेंटल प्रेशर आया, इतने दिन तक वो अपना वर्क, जो ऑफिस का काम है वो सही से नहीं कर पाया, उसके लिए जितनी भी पेमेंट बनती है, जितना भी कॉम्पनसेशन पे करना पड़ता है, उतना सामने वाली पार्टी पे करेगी। ये भी कुछ रिलीज और रेमेडीज अवेलेबल हैं। टू इशू करेक्टिव एडवर्टाइजमेंट टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स। भाई कोई एडवर्टाइजमेंट ऐसा था जो बहुत ही ज्यादा मिसलीडिंग था, बहुत ही ज्यादा गलत था, या फिर बहुत ही बड़ा चढ़ा के कोई एडवर्टाइजमेंट था। जैसा कि मैंने बताया बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही बड़ा चढ़ा के चीजों को बताते हैं कि भाई वॉशिंग, जो बकेट थी, बाल्टी के अंदर से शर्ट निकाली और शर्ट एकदम नई की नई है, तो ये क्या है बेटा? कुछ बड़ा चढ़ा के एडवर्टाइजमेंट है। अब कोई लोग तो होते हैं सन की, अगर कंप्लेंट कर दी तो बेटा फिर एक करेक्टिव एडवर्टाइजमेंट भी निकलेगा जो ये बताएगा कि भाई पहले वाला एडवर्टाइजमेंट में ये गड़बड़ थी, जो उस पहले वाले एडवर्टाइजमेंट को करेक्ट करेगा। तो करेक्टिव एडवर्टाइजमेंट्स भी इशू करे जाते हैं ताकि मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स का जो इफेक्ट था वो न्यूट्रलाइज हो जाए। लास्ट है टू पे एनी अमाउंट नॉट लेस देन 5% ऑफ द वैल्यू ऑफ डिफेक्टिव गुड्स और डेफिशिएंट सर्विसेज टू बी क्रेडिटेड टू कंज्यूमर वेलफेयर फंड और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन टू बी यूटिलाइज्ड इन प्रेस्क्राइब्ड मैनर। बच्चे अगर कोई गुड के अंदर कोई डिफेक्ट है या फिर किसी सर्विस के अंदर कोई डेफिशिएंसी है, कमी है, तो जितना भी उसका अमाउंट था उसके 5% से कम नहीं होना चाहिए, 5% से ज्यादा हो सकता है। उतना अमाउंट जो भी पार्टी है उसे किसको देना पड़ेगा? कंज्यूमर वेलफेयर फंड के अंदर डालना पड़ेगा, या फिर जो भी कोई और ऑर्गेनाइजेशन है कंज्यूमर वेलफेयर से रिलेटेड, उसे पे करना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो ये कुछ रिलीज और रेमेडीज अवेलेबल हैं किसको? अगर कोई पर्सन किसी भी गुड और सर्विस के लिए कंप्लेंट करता है। अब चलते हैं बच्चे इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर कि अगर मैं कंज्यूमर हूं, मुझे मेरा किसी तरह का कोई नुकसान हो गया, मेरा कोई एक्सप्लॉइटेशन हो गया, तो मैं कहां कंप्लेंट कर सकती हूं? तो बच्चे हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ने हमें एक 3 टियर सिस्टम दिया है, हमें 3 कमीशन दिए हैं। एक है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिसे बोला जाता है डिस्ट्रिक्ट फोरम, नाम याद रख लेना, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है क्या नाम है उसका? डिस्ट्रिक्ट फोरम। दूसरा है स्टेट लेवल पर जिसका नाम है स्टेट कमीशन, और थर्ड है हमारे नेशनल लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर, जिसका नाम है नेशनल कमीशन। ये इन तीनों के बारे में अलग अलग चीजें हैं, इनका ज्यूरिस्डिक्शन अलग होता है, इनके अंदर कौन कौन लोग हैं, सारी चीजें अलग अलग होती हैं। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, ये स्टेट लेवल पर है, ये नेशनल लेवल पर है। इसमें कंप्लेंट्स आती है जिनकी कीमत 1 करोड़ तक की है, इसमें 1 करोड़ से 10 करोड़ तक के, इसमें 10 करोड़ से भी ज्यादा। तो ये सारी चीजें अब हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये क्या है? रिड्रेसल एजेंसीज हैं जो हमारे को किसने दी है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने दी हैं। 3 टियर सिस्टम है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कौन सा है? नाम याद रख लो, डिस्ट्रिक्ट फोरम। स्टेट लेवल पर कौन सा है? स्टेट कमीशन। और पूरी कंट्री के लेवल पर, नेशनल लेवल पर कौन सा है? नेशनल कमीशन।
अब इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो बच्चे सबसे पहले बात करते हैं कॉम्पोजिशन की कि भाई कैसे बना है, इसके अंदर कौन कौन लोग हैं। डिस्ट्रिक्ट फोरम की बात करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट, भाई एक तो कौन होगा, प्रेसिडेंट होगा, एंड 2 अदर मेंबर्स, 2 और मेंबर्स होंगे। टोटल 3 लोग हो गए, एक प्रेसिडेंट और 2 अदर मेंबर्स। वन ऑफ द मेंबर हैज टू बी अ वुमेन, और एक जो मेंबर है वो कंपल्सरीली वुमेन ही होनी चाहिए। समझ में आ गया? 3 लोग हैं, एक तो प्रेसिडेंट हो गया और 2 अलग मेंबर्स हैं। इन 2 मेंबर्स में से एक का वुमेन होना कंपल्सरी है। स्टेट कमीशन के अंदर भी सेम है बेटा। इट कंसिस्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट, एक तो प्रेसिडेंट होता है और 2 मेंबर्स होते हैं। 2 मेंबर्स में से जो एक मेंबर है उसका वुमेन होना जरूरी है। नेशनल में थोड़ा सा चेंज है बच्चा। इट कंसिस्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट, वो चीज तो सेम है, प्रेसिडेंट है, बट मेंबर्स यहां पर 2 की बजाय कितने हैं, 4 हैं, एंड 1 मेंबर हैज टू बी अ वुमेन। तो साथ साथ में याद कर लो, कॉम्पोजिशन के अंदर तीनों के अंदर एक प्रेसिडेंट होगा। डिस्ट्रिक्ट और स्टेट के अंदर तो 2 मेंबर्स होंगे, एक वुमेन होनी चाहिए दोनों में से। और नेशनल के अंदर 4 मेंबर्स होंगे प्रेसिडेंट के अलावा, बट एक क्या होनी चाहिए इसमें से, वुमेन होनी चाहिए। अब बात आती है हु कैन बी अ प्रेसिडेंट। ये जो प्रेसिडेंट है तीनों के अंदर, ये प्रेसिडेंट कौन पर्सन हो सकता है? तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर अ वर्किंग और रिटायर्ड जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का प्रेजेंट जज भी हो सकता है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का रिटायर्ड जज भी हो सकता है। फिर स्टेट कमीशन की बात करते हैं तो बच्चा यहाँ पर प्रेसिडेंट कौन हो सकता है, हाई कोर्ट का वर्किंग जज भी हो सकता है, हाई कोर्ट का प्रेजेंट जज, और हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज भी हो सकता है। नेशनल लेवल पर कौन सा कोर्ट आ जाता है बच्चे, सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का वर्किंग जज भी हो सकता है और सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज भी हो सकता है। तो समझ में आ गया भाई, डिस्ट्रिक्ट के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का प्रेजेंट या रिटायर्ड जज, स्टेट के लिए हाई कोर्ट का प्रेजेंट या रिटायर्ड जज, और नेशनल के लिए सुप्रीम कोर्ट का प्रेजेंट या रिटायर्ड जज। अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ये जो प्रेसिडेंट है ये कैसे अपॉइंट होगा, तो द प्रेसिडेंट इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिलेक्शन कमिटी। ये जो प्रेसिडेंट है इसे कौन सी गवर्नमेंट इलेक्ट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। स्टेट की गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, किसके रिकमेंडेशन पर, किसकी सलाह से, सिलेक्शन कमिटी की सलाह से। सिलेक्शन कमिटी रिकमेंड करेगी कि भाई इस बंदे को प्रेसिडेंट अपॉइंट कर दो, तो स्टेट गवर्नमेंट उसे सिलेक्शन कमिटी के रिकमेंडेशन पर अपॉइंट कर देगी। यहां पर प्रेसिडेंट कैसे अपॉइंट होगा, द प्रेसिडेंट इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। यहां पर भी स्टेट गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगी, बट यहां पर किसकी कंसल्टेशन से अपॉइंट करेगी, हाई कोर्ट के जज से, हाई कोर्ट के जज से सलाह करके। समझ में आ रही है बात की यहां पर स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, बट किसकी कंसल्टेशन के साथ में, सिलेक्शन कमिटी की कंसल्टेशन के साथ में। यहां पर भी स्टेट गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगी, बट किससे कंसल्ट करके, हाई कोर्ट के जज से। यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट इलेक्ट करेगी, भाई यहां पर नेशनल कमीशन है, पूरी कंट्री के लेवल की बात हो रही है, तो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेसिडेंट को अपॉइंट करेगी और किससे कंसल्ट करेगी, सुप्रीम कोर्ट के जज से। और सुप्रीम कोर्ट के जज को बोला जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जुरिस्डिक्शन की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, ये याद रखना। 1986 के हिसाब से अगर आप पढ़ो, अगर आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के हिसाब से पढ़ रहे हो, तो इसके अंदर और इसके अंदर चेंज है, इसलिए इन 2 टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे से देखना, यहीं से प्रिपेयर करना। एंटरटेन कंप्लेंट्स वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज डज नॉट एक्सीड 1 करोड़। बच्चे अगर आपके गुड्स की कीमत 1 करोड़ तक की है, 0 से लेके 1 करोड़ तक की है, तब आप कहां पर जाओगे, डिस्ट्रिक्ट फोरम के अंदर जाओगे। क्या समझे, अगर आप जिन गुड्स के बारे में आप कंप्लेंट कर रहे हो, जिन सर्विसेज के बारे में आप कंप्लेंट कर रहे हो, अगर उनकी कीमत 0 से 1 करोड़ रुपीस तक की है, तो आप कौन से फॉरम में जाओगे, डिस्ट्रिक्ट फॉरम में। ठीक है, 1 करोड़ से ज्यादा है बट 10 करोड़ तक की है, 1 करोड़ से तो ज्यादा बट 10 करोड़ तक की, तब आप कहां पर जाओगे, स्टेट कमीशन में। कहां पर जाओगे, स्टेट कमीशन में। बट अगर 10 करोड़ से भी ज्यादा है, तब आप कहां जाओगे, नेशनल कमीशन में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। अगर आपके गुड्स की कीमत 0 से 1 करोड़ तक की है, डिस्ट्रिक्ट फॉरम। 1 करोड़ से ज्यादा है बट 10 करोड़ तक की है, तो कहां जाओगे, स्टेट कमीशन। 10 करोड़ से भी ज्यादा के गुड्स की वैल्यू थी, तो कहां जाओगे, नेशनल कमीशन में। लास्ट पॉइंट है अपील अगेंस्ट ऑर्डर्स, कि भाई अगर आप डिस्ट्रिक्ट फॉरम, यानी कि जो फर्स्ट वाला है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट फॉरम के जो डिसीजन था उससे आप सहमत नहीं हो, उससे आप एग्री नहीं करते, आपको जस्टिस नहीं मिली, तो भाई आप नेक्स्ट में जा सकते हो, स्टेट कमीशन में जा सकते हो। कितने दिन में, 45 डेज के अंदर अंदर। एनी पर्सन who is aggrieved by the orders of district forum can appeal against such orders to state commission within 45 days। अगर कोई पर्सन है जो डिस्ट्रिक्ट फॉरम के ऑर्डर्स के मतलब
मतलब सहमत नहीं है, एग्री नहीं करता, तो वो विद इन 45 डेज कहाँ जा सकता है, स्टेट कमीशन में जा सकता है। Any person who is aggrieved by the orders of state commission can appeal against such orders to national commission within 45 days। अगर वो स्टेट कमीशन के ऑर्डर से भी सेटिस्फाइड नहीं है, कोई पर्सन स्टेट कमीशन के ऑर्डर से भी सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो भी 45 दिन के अंदर अंदर नेशनल कमीशन में जाके अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकता है। और अगर कोई पर्सन भाई यहां से भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ, नेशनल कमीशन के ऑर्डर से भी सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो विद इन 45 डेज सबसे ऊपर जा सकता है, कहां जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो ये हो गया बच्चे आपका चैप्टर कंप्लीट। कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं वो और डिस्कस कर लेती हूँ। हु कैन फाइल अ कंप्लेंट, कंप्लेंट कौन फाइल कर सकता है, तो भाई अ कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड बाय एनी कंज्यूमर, कोई भी कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल कर सकता है। एनी रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन, कंज्यूमर एसोसिएशंस भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट भी एक कंज्यूमर है, वो भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। वन और मोर कंज्यूमर्स ऑन बिहाफ ऑफ न्यूमेरियस कंज्यूमर्स, बहुत सारे कंज्यूमर्स के साथ में कुछ गलत हो गया तो उनके बिहाफ पर कुछ दूसरे कंज्यूमर्स भी उनके लिए कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। अ लीगल हायर और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिजीज्ड पर्सन, कुकर बर्स्ट हो गया, उस पर्सन की लाइफ को नुकसान हो गया, भाई उसकी कोई इंजरी हो गई, तो वो खुद तो कंप्लेंट कर नहीं सकता, तो उसके जो बच्चे हैं या फिर उसके जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी उसके बिहाफ पर कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो ये कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन है जो आपको पता होने चाहिए। सेकंड है अगेंस्ट हुम कैन द कंप्लेंट बी फाइल्ड, किसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं बच्चा, तो द कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट किसी भी सेलर, मैन्युफैक्चरर, डीलर जिसके गुड्स डिफेक्टिव हैं। बेटा डिफेक्टिव गुड्स के सेलर, मैन्युफैक्चरर, डीलर के लिए हम लोग कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। अगर कोई पर्सन सर्विस प्रोवाइड करा रहा है और हमें वो डेफिशिएंट सर्विस दे रहा है, सर्विस में कोई कमी रह गई, हम उसकी सर्विस से सेटिस्फाइड नहीं है, तो हम प्रोवाइडर ऑफ सर्विस के अगेंस्ट भी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। लास्ट है हु आर नॉट कंसिडर्ड एज कंज्यूमर्स अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, भाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत कौन पर्सन्स कंज्यूमर नहीं कहलाएंगे, द पर्सन हु ऑब्टेन्स गुड्स फॉर रीसेल, वो पर्सन जो गुड्स को खरीद रहा है रीसेल के लिए। मैंने एक शर्ट खरीदी 400 रुपीज की, उस शर्ट को मैंने 500 रुपीज में बेच दिया, तो मैं उस शर्ट की कंज्यूमर नहीं हूं क्योंकि मैंने कमर्शियल पर्पज से वो शर्ट खरीदी थी। द पर्सन हु यूजेस द गुड्स विदाउट द अप्रूवल ऑफ द बायर, भाई एक्स पर्सन की कार थी, एक्स से बिना पूछे मैं ले आई और आज मैंने उस कार को चला लिया, तो मैं उस कार की कंज्यूमर नहीं हूं क्योंकि मैं एक्स के अप्रूवल के बिना लेकर आई हूं, विदाउट अप्रूवल ऑफ एक्स। समझ में आई बात। अ पर्सन हु अवेल्स ऑफ द सर्विसेज विदाउट द अप्रूवल ऑफ द हायरर, सेम पॉइंट है बेटा, अगर मैंने किसी की कोई सर्विस यूज में ले ली उसके अप्रूवल के बिना, फॉर एग्जांपल मेरे घर में जो वाईफाई लग रहा है, जो बंदे मेरे यहाँ पर रेंट पर रहते हैं वो मेरे अप्रूवल के बिना मेरी वाईफाई की सर्विस को यूज कर रहे हैं, तो बेटा वहां पर मेरा अप्रूवल नहीं है, मेरे अप्रूवल से यूज कर रहे तो कंज्यूमर है, मेरा अप्रूवल नहीं है तो वहां पर वो कंज्यूमर नहीं है। द पर्सन हु ऑब्टेन्स गुड्स विदाउट एनी कंसिडरेशन, अगर किसी पर्सन ने कोई गुड खरीदा है बिना कंसिडरेशन के, मतलब फ्री में खरीद लिया, तो मैंने शुरू में ही बताया था अगर फ्री में खरीदा है तो हम उस चीज के कंज्यूमर नहीं है, और अगर हम कोई सर्विस भी फ्री में लेते हैं विदाउट एनी कंसिडरेशन तो भी हम उस चीज के कंज्यूमर नहीं है। तो ये कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन है जो आपको पता होने चाहिए। तो बच्चे डिटेल के अंदर हम लोगों ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन हमारा कंप्लीट कर लिया और आई होप ये चैप्टर आपको साथ साथ में याद हो गया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो मुझसे कॉमेंट्स में पूछ सकते हो, और यार थोड़ा सा वीडियोस को अच्छे से अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, थोड़ा मोटिवेशन मिलती रहनी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो भी चैप्टर करना चाहते हो मुझे कमेंट्स में बता देना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय फॉर नाउ।